दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलो फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का जो चैप्टर है बच्चे, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसका पहला जो लेक्चर था वो तो आपने पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज के बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे कि जब देखो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे, उसमें हम लोग देखते हैं कि देखो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें आप लोग क्या देखते हो कि एक मिनट बस देना। हाँ, अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या देखते हैं आप लोग कि हम लोग जो देखते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन में, इसमें हम लोग क्या देखते हैं भाई, तो देखिए एरिस्टोटल के बारे में देखते हैं हम लोग बच्चे। एरिस्टोटल के बारे में, जो कि द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट, पहले साइंटिस्ट, जो यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करते हैं बच्चे, तो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, ये देखिए जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ही डिवाइड प्लांट बेस्ड ऑन सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब एंड डिवाइडेड एनिमल इनटू दोज विथ रेड ब्लड। एंड रेड ब्लड को उन्होंने क्या कहा था भाई, तो रेड ब्लड को इन्होंने कहा था एनिमा। ठीक, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उसको दोज विदाउट एनीमा। ठीक है, और जहाँ पे रेड ब्लड नहीं होता था उसको रखा था एनीमा में, जो कि हम लोग पिछले क्लासेस में भी देख चुके हैं, है ना, देख चुके हैं पिछले क्लासेस में भी। तो नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं तो एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लीनियस की। तो लीनियस की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था बच्चे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। किसमें किसमें, प्लांटी और एनिमेलिया 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किस पे चलेंगे बच्चे, तो हम लोग चलेंगे अब जो है, हाँ दूसरा जो है, अब देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन नोट्स की वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के नेचर से, तो इट्स मेजर ड्रॉबैक वॉज दैट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। लीनियस ने बहुत अच्छा दिया था अपना क्लासिफिकेशन, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट उनकी गलती क्या थी बच्चे कि उन्होंने 3-4 ड्रॉबैक थे। उन्होंने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था, कोई अंतर नहीं किया था। अंतर करना बहुत ज़रूरी था लेकिन इन्होंने अंतर नहीं किया था। कैसा अंतर नहीं किया था भैया, तो देखो यहाँ पे इन्होंने कोई भी अंतर नहीं किया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं किया था। मल्टीसेलर और यूनिसेलर में भी कोई अंतर नहीं था। फिर इनका जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट था उसमें भी कोई अंतर नहीं था। तो ये इनका ड्रॉबैक था, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा गलती साबित हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, तो हैकल की बात करते हैं। हैकल जो था, इन्होंने इंट्रोड्यूस द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बच्चे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, कि हैकल जब इंट्रोड्यूस किए थे भाई, तो इसमें प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया 3 चीज़ों को रखा था। फिर आया इसके बाद जो कोपलैंड थे, हेकल ने भाई 3 किया था। ठीक है, आप याद रखोगे, ये जो 3 था, 3 बच्चे इन्होंने हेकल ने किया था, और जो 4 था, 4 वो किया था कोपलैंड ने। तो हेकल ने 3 किया था, कोपलैंड ने 4 किया था। 4 में क्या स्पेशल हो गया था भाई, तो 4 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया ये 4 आ गए थे। लेकिन अगर हम 3 की बात करते हैं तो प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया 3 ही थे। ठीक है, अब आते हैं आपका मेन जो पॉइंट है RH विटेकर पे। किस पे आते हैं बच्चे, RH विटेकर पे आते हैं। ठीक है, RH विटेकर पे हम लोग आते हैं। तो देखो RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, ठीक, RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था कि एक मिनट, ये हैंग सिस्टम क्यों होने लगा भाई, हाँ चलिए, यहाँ देखिए RH विटेकर का जो 4
5 किंगडम, सॉरी, आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बच्चे, वो था 1969 में इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन नेचर से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में ये सबसे मेन माना जाता है कि भाई आर.एच. विटेकर आपको पता होना चाहिए, बाकी पता हो चाहे मत हो। तो इनका जो बांटने का तरीका था, क्लासिफिकेशन का तरीका था, वो किस बेसिस पे था भाई? तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को वैल्यू दिया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू दिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और रिप्रोडक्शन एंड और किसको वैल्यू दिया था भाई? तो और इसमें वैल्यू दिया था इन्होंने फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, ठीक है। रिलेशनशिप को भी वैल्यू दिया था कि भाई पिछले मतलब जैसे पुराने प्रजाति इसकी कैसी थी, नई प्रजाति कैसी है, इस सब बातों पे। फिर आया भाई एक एक करके सब समझ लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो था वो मोनेरा कंसिस्ट स्लोली ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में 2 जब किंगडम क्लासिफिकेशन बांटा गया था लीनियस के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या बांटा गया था भाई कि मोनेरा को प्रोकैट मान लिया गया था। दे पॉजिज नॉन सेलुलर, इनको नॉन सेलुलोजिक माना गया था। पॉलीसेकेराइड एमिनो एसिड का इनका सेल वॉल बना हुआ है ऐसा माना जाता था, क्योंकि इसका पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है बच्चे वो बैक्टीरिया में देखा जाता है। तो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक के जो मेंबर थे वो बैक्टीरिया थे। लैक अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इनको प्रोकैरियोटिक में रखा गया था। फिर अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखा गया था इसमें। As a group bacteria so the most extensive metabolic diversity, autotrophic, heterotrophic, saprophytic, parasitic, इस टाइप के जो होते हैं बैक्टीरिया इसमें देखे गए हैं, देखे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला जो मेंबर था इसका मोनेरा का, वो कौन था बच्चे? तो आर्कियोबैक्टीरिया था। आर्कियोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट क्या है? तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। ये कहाँ मिलते हैं? तो हार्श कंडीशन पे मिलते हैं। देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी बैक्टीरिया में बच्चे क्या मिलता था? तो अदर बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल मिलता था, बट यहाँ पे ना पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल अब्सेंट है, एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आर्कियोबैक्टीरिया में याद रखिएगा कि सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग बनाता है इसको। प्लस कि ये सर्वाइव करता है किस कंडीशन में भाई? तो हार्श कंडीशन में, जहाँ पे मतलब कोई रह नहीं सकता वहाँ पे ये बेचारा रहता है। तो ये जो है इसको स्पेशल बनाता है। फिर दूसरा जो कैटेगरी है मेथेनोजेन का है, जो ऑब्लिगेट मतलब किसी पे निर्भर एनअरोब्स हैं, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं भाई? तो मार्सी एरिया में मिलेंगे। गट ऑफ रिमिनेंट्स, मतलब आपके जो पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, तो इनके मुंह में मिलता है, ठीक है। काउ बुफेलो रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस, ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? मेथेनोजेंस, क्योंकि ये मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है हेलोफाइट। हेलोफाइट भाई सॉल्ट लविंग होते हैं बैक्टीरिया, जहाँ पे ज़्यादा खारा पानी होता है वहाँ पे मिलते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं भाई वो हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा गर्म पानी होगा, सल्फर ज़्यादा कंटेनिंग होगा, वहाँ पे मिलते हैं। फिर आता है बच्चे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया की कैटेगरी को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इन जो ये बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया, इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, और किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड टिकोइक एसिड। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो यू बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल किसका बना है? तो आप याद रखोगे कि पेप्टिडोग्लाइकॉन और टिकोइक एसिड का बना है। एंड फ्लैजिलम इज मोटाइल शेप, फ्लैजिलम जो होता है मोटाइल शेप का होता है। स्फेरिकल देखे जाते हैं बैक्टीरिया, रॉड शेप होते हैं, बैसिलस कॉमस शेप होते हैं, विब्रियो कॉलरी का एग्जाम्पल दिया है, और स्पाइरल भी होते हैं। फिर आता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी एक्ट एज अ डिकम्पोजर, ये ज़्यादातर इसकी मेजॉरिटी जो होती है डिकम्पोजर की तरह काम करती है। और डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों को ख़त्म करते हैं, दुनिया से डिकम्पोज करते हैं। ये ज़्यादातर मेकिंग कर्ड को बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, पैथोजेंस के रूप में, कॉजिंग जो पैथोजन होते हैं वो कॉजिंग डिजीज़ कॉज करते हैं बच्चे, जैसे कोलरा, टाइफाइड, टिटनेस, सेट्रस कैंकर, ये सब डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि आए दिन तुम देखते हो कई रोग से हम ही लोग पीड़ित रहते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया है। फिर आता है बच्चे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लू ग्रीन एल्गी।
और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है क्यों? क्योंकि इनके में ना क्लोरोफिल ए मिलता है, ठीक। और क्लोरोफिल ए जहाँ होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो भाई ये क्या काम करते हैं? तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है भाई ये एल्गल ब्लूम। ये इतना ज़्यादा पानी के अपर लेवल पे छा जाते हैं कि एल्गल ब्लूम बना लेते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से इनमें से ऐसा कौन सा है जो एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप याद रखना कि भाई साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं साइनोबैक्टीरिया में। एक तो ये एल्गल ब्लूम बनाता है बच्चे, जिसको पॉल्यूटेड वाटर को, मतलब पॉल्यूटेड वाटर में एल्गल ब्लूम बनाता है। और दूसरी बात हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होता है ना, वो ऐसा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो क्या काम करता है बच्चे? तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, इसके एग्जाम्पल कौन है? तो नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बच्चे। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बच्चे माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कहते हैं भाई, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सबसे छोटा दुनिया में है। और माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो इसको बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक। अब इसकी खासियत क्या है बच्चे? तो खासियत है कि लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। अब सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली सेल वॉल नहीं बन रहा है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट है, सेल वॉल नहीं होता है। और ये किसी भी कंडीशन में विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेता है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेगा। इसको पैथोजेनिक होता है प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। दे आर ऑल्सो निक नेम, इसको क्या बोला जाता है बच्चे? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा है, इसको क्यों जोकर कहा जाता है? क्योंकि इसको प्लांट में रखा गया तो प्लांट का कैरेक्टर था ही नहीं, सेल वॉल नहीं था पूरी तरह विकसित, तो सेल वॉल नहीं है तो प्लांट नहीं है, तो इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया। अब थर्ड है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या था भाई? अभी तक मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें कि आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर हेलोफाइट्स, ये सब जितने भी पढ़े आपने ना, ये सब किसके पार्ट थे बच्चे? तो ये मोनेरा के पार्ट थे। अब यहाँ से आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर इसलिए दिया गया है क्योंकि एक बार हम लोग एरिस्टोटल के हिसाब से पढ़े थे एनीमा और एनीमा, दूसरी बार हम लोग लीनियस के हिसाब से पढ़े थे, और फिर हम लोग बाकी लोगों को पढ़े थे ना, इस वजह से। तो अब हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या हम लोगों ने पढ़े भाई? तो जनरल जो फीचर्स थे इनके, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं बच्चे? तो यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं बच्चे? तो एनिमल में, प्लांट में, फंगस में, ये सब आते हैं। इसका पहला जो है पार्ट भाई क्राइसोफाइटा है, ठीक है, क्राइसोफाइट, जिसमें हम डायटम्स को रखते हैं और गोल्डन एल्गी को रखते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्राइसोफाइट में क्या रहते हैं? तो डायटम्स रहते हैं एंड गोल्डन एल्गी रहते हैं, जिसको डेस्मिड कहते हैं। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? तो डायटम्स जो होते हैं ना, डायटम्स के पास सेल वॉल फॉर्मिंग 2 ओवरलैपिंग सेल, 2 ओवरलैपिंग सेल से बना होता है इनका सेल वॉल। जैसे कि सोप बॉक्स, साबुन रखने वाला जो साबुदानी होता है, वो 2 मतलब बंद करने वाला और खोलने वाला होता है, वैसे ये 2 वॉल से बने होते हैं, एक दूसरे को ये घेरा होता है वॉल, इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका मेकिंग देम, ठीक है, ये सिलिका से बना होता है। देयर एक्युमुलेशन फॉर्म डाइएटोमिसियस अर्थ, और इनके जो धीरे धीरे ये जो केमिकल्स होते हैं वो जुड़ते सिलिका जो होती है वो जुड़ते डाइएटोमियस जो अर्थ होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसका यूज़ क्या होता है बच्चे? तो पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप, और की प्रोडक्शन जो होता है ये कहाँ से होता है? तो ओशियन से होता है। तो इतनी बातें आप डायटम्स के बारे में याद रखेंगे कि डायटम्स का यूज़ पॉलिशिंग में होता है, ठीक है। फिर बात आती है डायग्नोफ्लैजिलेट की। तो ये मोस्टली मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक विद स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन देयर सेल वॉल। इसका एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है गोनीलैक्स, क्योंकि ये क्या काम करता है बच्चे? तो रेड टाइड का नाम सुने हो ना, लाल सागर लाल क्यों दिखता पूछा जाता है आपसे, तो गोनीलैक्स, ठीक है। गोनीलैक्स जो है वो क्या काम करता है? तो अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, और इसका रिजल्ट होता है रेड टाइड, ठीक है।
रिलीज टॉक्सिन, ये रिलीज टॉक्सिन निकालता है, जो क्या होता है तो मरीन एनिमल के लिए ये टॉक्सिन का काम करता है। और एक खास बात इसके भी ये होता है बच्चे कि ये बायोल्यूमिनेसेंस भी होता है। किस वजह से भाई, तो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स की वजह से। ठीक, फिर आता है यूग्लिनोइड, दूसरा इसका पार्ट, तो इसमें फ्रेश होते हैं, स्टेगनेंट रुके हुए वाटर में ये दिखने को मिलते हैं। फिर क्या होता है भाई, तो लैक ऑफ सेल वॉल इनका नहीं होता है। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, इनके पास प्रोटीन की रिच लेयर जिसको पेलिकल, मेकिंग देयर बॉडी फ्लैक्सिबल, इनके ऊपर एक परत मिलती है बाहर के साइड जिसको हम लोग सेल वॉल नहीं कह के पेलिकल की लेयर कहते हैं, जो इनको फ्लैक्सिबल बनाता है। एंड इसका जो बिहेवियर होता है बच्चे, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, सनलाइट हेटरोट्रॉपिक होते हैं, डार्क यानी ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। एक तरीके से समझो कि ये जो होते हैं ना, यूग्लिना इसका एग्जांपल है। ये क्या है, तो ये कनेक्टिव लिंक है। क्या है बच्चे, कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच, तो एनिमल एंड प्लांट के बीच। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट के बीच कनेक्टिव लिंक है। ये क्या काम करता है कि एनिमल और प्लांट में कनेक्टिव लिंक है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये दिन में जो है कि फोटोसिंथेसिस करता है और रात में जो है ना कि क्या करता है, तो एनिमल की तरह नाइट्रोजन के, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे छोटे कीट मकोड़ों को मार के खाता है। फिर आता है बच्चे स्लाइम मोड। स्लाइम मोड में आपका आता है सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट। जैसे कि फेवरेबल कंडीशन में ये क्या काम करते हैं, तो अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, जिस कंडीशन में ये अपने आप को बचा के रखता है। और बाद में इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें क्या होता है, ढेर सारे स्पोर बन जाते हैं जो वॉल को पार करके बाहर निकलते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी होती है जो वॉल को पार करके बाहर निकलते हैं और हाईली रेजिस्टेंट होते हैं ये। ठीक है, एयर करंट में, एयर वगैरह में हाईली रेजिस्टेंट अपने आप को रखते हैं। फिर प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉपिक लिविंग प्रेडेटर्स होते हैं। प्रोटोजोन मतलब लोगों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं मार के। अमीबॉइड जो होता है बच्चे, तो इनके पास सूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं, जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब। तो ये रोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंटमीबा के बारे में ना आप डिजीज़ पढ़ोगे, डिजीज़ बहुत ज़्यादा इनका देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं फ्लैजिलेटेड की। फ्लैजिलेटेड जो होते हैं इस ग्रुप में जो मैक्सिमम होते हैं उसमें फ्लैजिला मिलता है, और फ्लैजिला, सीलिया, ये सब देखने को मिलता है। फ्लैजिलेटेड है मतलब फ्लैजिला मिल रहा है। जैसे एग्जांपल में स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, तो ट्रेपैनोसोमा, इसमें मिलता है क्या है बच्चे, तो फ्लैजिला मिलता है, फ्लैजिलेटेड होता है। सीलिएटेड कौन होगा, जिसमें सीलिया मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल पैरामीशियम। ठीक, और अगर स्पोरोजोन्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं ना, इनके पास स्पोर लाइक स्टेज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक, फिर हम किंगडम फंगस की बात करते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, समझो कि जनरल फीचर्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, सेल वॉल जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का काइटिन का बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फंगल बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल फिलामेंटस होते हैं, जिनको हाइफी कहा जाता है। ये नेटवर्क मतलब पूरा जुड़ जाते हैं, तो उनको, जैसे हाइफी जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनको माइसीलियम कहा जाता है। ये जो होते हैं इनमें 6 सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोइनोसिटिक हाइफी। ये बात याद रखेंगे। फिर आता है बात भाई, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है फंगस किसी किसी के साथ, जैसे लाइकेन। तो एल्गी के साथ जो फंगस होता है, याद रखिएगा ये फंगस की बात हो रही है, फंगी। तो फंगी जो होता है एल्गी के साथ अगर मिल गया तो ये बना लेगा लाइकेन, और अगर ये माइकोराइजा के साथ मिल गया तो ये बनाएगा माइकोराइजा कह रहे सॉरी हायर रूट के साथ मिल गया तो ये बनाएगा माइकोराइजा, और किसके साथ, एल्गी के साथ अगर फंगस मिल गया तो बनाएगा लाइकेन। माइकोराइजा कहाँ मिलता है भाई, तो आप पाइनस याद रखेंगे, पाइनस में मिलता है माइकोराइजा। ठीक है, पाइनस में, साइकस नहीं लिख देंगे, साइकोस में ना कोलेरॉइड रूट मिलता है, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बच्चे नेक्स्ट की। तो जो सेक्सुअल साइकिल स्टेप होता है, इसमें इन्वॉल्व 3 मेन सक्सेसिव स्टेप। पहला क्या होता है भाई, प्लाज्मोगैमी होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट आपस में फ्यूजन कर जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि प्लाज्मोगैमी हो गया। कैरियोगैमी मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जैसे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो उसको बोला जाएगा कैरियोगैमी। तो होता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले होता है प्लाज्मोगैमी होता है, फिर क्या होता है बच्चे, तो होता है कैरियोगैमी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो मियोसिस होता है। और ये 3 स्टेप होते हैं किसमें, सेक्सुअल डिवीजन में, किसके, फंगस के। तो ये बात याद रखेंगे, और बनाएंगे क्या, तो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, या अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डाई कैरियोन फेज
दिखाते हैं, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फंगस का क्लास है जो कि डाइकैरियोटिक फेज दिखाता है, तो आप याद रखोगे एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। ये क्या होता है, तो एन इंटरवेनिंग सेल स्टेज कंटेनिंग 2 न्यूक्लियाई पर सेल N+N अकर बिफोर न्यूक्लियस फ्यूजन। न्यूक्लियस फ्यूजन के पहले 2 N+N का कंडीशन दिखता है जिसको डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं, और ये जो होते हैं ना वो दिखाते हैं आपको फंगस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग भाई फिफ्थ, जो वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स लाइकेन, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में डिटेल में हम कब पढ़ेंगे बच्चे, जब प्लांट किंगडम को बढ़िया से पढ़ेंगे ना हम लोग, क्योंकि आगे चल के भी क्लासिफिकेशन, फंगस को अलग पढ़ना है, एल्गी को अलग पढ़ना है, वायरस को अलग पढ़ना है, उन सब को पढ़ना है ना, तो डिटेल में चलेंगे। और डिटेल के साथ साथ ना हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पेपर भी सॉल्व आपको करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं जो आपके 11th-12th में हैं, वो उनकी बात हम करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है भाई, दिस इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस जो होता है ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको कोई जगह नहीं दिया था विटेकर ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दिया था, बड़ा नाइंसाफी किए थे इसके साथ। ठीक, वायरस क्या है भाई, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कैरेक्टराइज बाई इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, किसी पे डिपेंड होके ही काम कर सकते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किया था भाई, तो इसको डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है डिमित्री इवानोस्की को। 1892 में इन्होंने टोबैको मोजैक वायरस में इसको सबसे पहले मतलब खोजा था। ठीक है, बेंजेरिक जो है इन्होंने इसको कॉन्टाजियम वायम फ्लूडम कहा था, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड कहा था, किसने, बेंजेरिक ने। ठीक है, और जो WM स्टेनले है, उन्होंने 1935 में इसको क्रिस्टल फॉर्म में अलग किया था। क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जरी प्रोटीन, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, इस रूप में सबसे पहले मतलब बताया था किसने, तो WM स्टेनले ने बताया था क्रिस्टलाइज फॉर्म में है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कंटेन अ प्रोटीन कोट रखा होता है। ठीक, कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं, और बीच मतलब बाहर जो होता है प्रोटेक्टेड बाई प्रोटीन लेयर, एंड अंदर क्या मिलता है बच्चे, तो DNA या RNA यानी न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास वायरस का स्ट्रक्चर ये मिलेगा आपको, ये देखो, ये हो गया बाहर प्रोटीन की लेयर, प्रोटीन, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा कोर जो होता है बच्चे, ये न्यूक्लिक एसिड रखा होता है, न्यूक्लिक एसिड रखा होगा यानी DNA या RNA रखा होगा। ठीक है, और जो प्रोटीन दिख रहा है आपको, ये होता है आपका कैप्सोमियर, जिनको हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं। तो ये देखो, ध्यान देना कि अगर बाहर की लेयर सिर्फ प्रोटीन है बच्चे, प्रोटीन है, तो इस ये बनाएगा आगे चल के प्रियॉन्स। ठीक है, और अगर अंदर सिर्फ कोर है तो कोर क्या बनाएगा बच्चे, तो ये बनाएगा वायरॉइड। ठीक है, और ये अगर ये पूरा का पूरा वायरस बाहर पड़ा हुआ है, नॉन मतलब एक तरह से पूरा का पूरा वायरस है लेकिन नॉन लिविंग फेज में पड़ा है, तो इसको बोलते हैं वेरियन। ठीक है, ये 3 बात याद रखोगे। ठीक, अब आ जाओ वायरॉइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था किसने, तो भाई देखो इसको एक मिनट देना, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था भाई किसने, तो T.O. डाइनर ने किया था। ठीक है, T.O. डाइनर ने किया था 1971 में। ये इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर दैन द वायरस से भी छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि भाई न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है तो अंदर है, कोर है, मतलब वायरस का भी छोटा पार्ट है, इस वजह से ये सबसे छोटे हैं, वायरस से भी छोटे हैं। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये सबसे पहले ढूंढा गया था इसके बारे में कि वायरॉइड से होता है। इस क्यों भाई, तो दे कंसिस्ट ऑफ फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA कम्प्लीटली लैक ऑफ प्रोटीन कोट नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मिलता है, इस वजह से इनसे जो इनको सबसे छोटा बोला गया है। अब प्रियॉन्स की बात करते हैं, तो प्रियॉन्स सबसे पहले एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, जिनका नाम था स्टेनले बी प्रोसीनर। ठीक है, प्रोसीनर ने खोजा था 1982 में। ठीक है, और प्रियॉन्स था वो वेरी स्मॉल पार्टिकल मेड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोटीन, बाहर की परत जो प्रोटीन होती थी उसी का तो बनता था, तो ये प्रोटीन का बना है, बाहर की लेयर से बना था, इन्फेक्शियस था, और इसकी वजह से कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये कोई कंटेन जेनेटिक मटेरियल नहीं रखता था, सच एज DNA RNA, जैसे कि DNA RNA होता है तो ये नहीं रखता था। तो ये खोजा गया था कि भाई बाहर का प्रोटीन कोट है, वो बना रहा है प्रियॉन्स, और प्रियॉन्स जो था वो बहुत ही डेंजरस
प्रोडक्ट था। इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला इनको, ठीक है, 1997 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। इन्होंने बताया कि इन्फेक्शियस जो एजेंट है ये प्रियॉन्स, इससे रोग हो रहा है, उस रोग का नाम क्या है भाई, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रहा है, सच एज BSE, बोवाइन, ठीक है, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म, या इसको बोलते हैं इंसेफेलोपैथी, जिससे कि मतलब पागलपन का डिजीज एक तरीके से कह सकते हैं। मैड काउ डिजीज था, कैटल में होता था, पालतू जानवरों में, ठीक है। इंसानों में क्या देखा गया था, उसी से मिलता जुलता एक रोग देखा गया था जिसको जैकॉब डिजीज कहा गया था भाई, CJD, जैकॉब डिजीज किसमें देखा गया था, ह्यूमन में। तो ये था। अब लाइकेन की बात कर लेते हैं। तो लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका किसका भाई, तो एल्गी का होता है, जो कि फाइकोबियॉन्ट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एल्गी होते हैं ऑटोट्रॉपिक, फाइकोबियॉन्ट, और ये क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड फूड देते हैं। और फंजाई जो होता है वो माइकोबियॉन्ट होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, और ये क्या काम करता है, तो शेल्टर देता है, ठीक है। और ये आपस में मिलके लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन आर एक्सीलेंट पॉल्यूशन इंडिकेटर, किसका, तो भाई याद रखना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अब देखो लाइकेन के बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं अपने चैनल पे। अब इसके बारे में डिटेल में भी चलेंगे हम लोग, एक एक अलग अलग पार्ट भी, लाइकेन को, एल्गी को, फंगस को, सबको पढ़ेंगे हम लोग। और अब जो है ना कि 11th-12th का बेस कंप्लीट करना होगा। NCERT का कोई पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है, A to Z पॉइंट इसमें ऐड किया है। तो अब आपका काम क्या है बच्चे, कि आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर करना है, ठीक है। नाम याद रखना है क्या, तो डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। और अब हम लोग चलेंगे इसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर पे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट। और इतना तो आप 26 मिनट में ख़त्म ही कर सकते हैं, तो फिर सभी को बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।